नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। स्वागत है आपका लाइव एस्ट्रोलॉजी शो में। वैसे तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जुड़े रहते हैं। आप उसके अंदर रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और हर संभव मैं उसको आंसर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप सब लोगों की विशेष डिमांड रहती है कि मैं जो हूँ लाइव भी आऊँ। मेरे ऑफिस में फ़ोन करके लोग कहते हैं कि मैं कब लाइव आऊँगा। तो आज आप सबकी यही बात को पूरा करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। और मेरे पास जो है वो बहुत सारे क्वेरीज आई हैं और उन सब क्वेरीज को मैंने जो है वो अलग अलग तरीके से जो है उनके मैंने चार्ट्स बनाए हैं। चार्ट सारे मैंने प्रिंट भी कर लिए क्योंकि लगातार कंप्यूटर के ऊपर कुंडली बनाना उसमें टाइम वेस्ट होता है, और जबकि मेरे पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं तो मैंने जो है वो एक एक चार्ट जो है वो बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं वो कितनी आई हैं। तो कोशिश करता हूँ कि मैं अधिकांश क्वेरीज इसमें से लूँगा और उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली क्वेरी जो है वो मैं लेना चाहता हूँ वो अंतरा जी की लेना चाहता हूँ। उनके हस्बैंड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 फरवरी है 1990। 1:54 और बेतिया में उनका जन्म है, और उनका खुद का 12 जनवरी 1995 है 11:45 और मुजफ्फरपुर में उनका जन्म है। तो जब मैंने इनकी कुंडली बनाई और इनकी जो प्रॉब्लम है वो मैरिड लाइफ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपस में जो है वो बनती नहीं है और दिक्कत रहती है। तो जब मैंने कुंडली बनाई इनकी तो इसके सारे के सारे जो आयाम हैं सब चीज़ों को मैंने जो है एनालाइज करने की चेष्टा की। जब हम मैरिड लाइफ इश्यूज़ की बात करते हैं तो सिर्फ D1 चार्ट, जिसको लगन चार्ट बोलते हैं, उससे काम नहीं होता है। उसके लिए नवांश की भी आवश्यकता होती है। तो मैंने जो है वो साथ साथ जो है इसका नवांश भी बनाया। दशाएं मेरे पास हैं और मैं ये देखता हूँ कि शादी तो हुई होगी अष्टकूट मिलान को देख कर कि 21 अंक मिलते हैं, 36 में से तो ब्याह कर दो। भकूट दोष आ रहा है इसके अंदर और भकूट दोष जो है वो भंग भी हो रहा है। तो जो है वो क्योंकि जो इनके हस्बैंड हैं उनकी राशि जो है वो वर्गो होती है और कन्या यानी कि, और इनकी राशि जो है वो वृषभ होती है, टॉरस। तो उसके बीच में एक समन्वय है, तो जो है वो भकूट दोष भी भंग हो रहा है। लेकिन इसके अंदर बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि जो शादी के कारक होते हैं, शादी के डूअर्स, यानी कि जो शादी की जो जो एक लॉन्जिविटी है, उम्र है, क्वालिटी है, उसको निर्धारण करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हल्की अवस्था के अंदर हैं। अच्छा, एक कुंडली के अंदर हल्की अवस्था के अंदर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी कुंडली जो है उसको काउंटर बैलेंस कर लेती है। लेकिन यदि वो दोनों की दोनों परेशानियां अगर दोनों कुंडली के अंदर हो जाएं तो जो है किसी ने एक दूसरे को बैलेंस आउट ही नहीं किया, एक ने परेशानी क्रिएट की तो दूसरे ने को जो है वो उसने उसको बैलेंस आउट ही नहीं किया। तो यदि अंतरा जी आप अपना हॉरोस्कोप देखेंगी तो आपको दिखेगा कि जो बुध है, जो वीनस है और जो जुपिटर है, अभी बुध को हटा देते हैं साइड में, जो वीनस और जुपिटर है वो अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं माने जाते। सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है और वीनस जो कि 7th हाउस का जो जो लॉर्ड है वो भी अष्टम में गया हुआ है। यदि हम यही पड़ताल नवांश के अंदर करें तो आपका जो नवांश है उसके अंदर भी जो कारक हैं वो बहुत अच्छी अवस्था के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। और यदि मैं आपके हस्बैंड के चार्ट पे जाता हूं तो मुझे दिखता है कि जो जो गुरु है उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी हल्की है, वीनस की पोजीशनिंग और हल्की हो जाती है। तो ये भी जो है एक नेगेटिविटी है। तो ये पहले स्थान पर यदि इसका सही प्रकार से कुंडली मिलान हुआ होता तो ये विवाह योग कुंडली नहीं है, 40% ही कुंडली का मिलान होता है। 40% जो है वो कुंडली का मिलान होता है। तो इसके अंदर बहुत श्रम परिश्रम करना होता है, लेकिन अब वो बात खत्म हो चुकी है क्योंकि आपका विवाह हो चुका है। अब जब एक बार विवाह हो जाता है तो जो है वो हमको ये देखना होता है कि किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा और वो बातें जो हैं वो समझने की हैं, और वो समझने की बातें क्या हैं कि वो देख लीजिए एक बार।
कि हमको जो है वो अपने नेचर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, दोनों के दोनों लोगों को अपने नेचर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि हम अपने नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं तो निश्चित तौर से हमको लाभ होगा, और यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमको जो है वो दिक्कतें आनी आरंभ हो सकती हैं। तो जो नेचर है दोनों का थोड़ा सा एग्रेशन लिए हुए है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लड़के हैं वो थोड़े से मिस्टीरियस हैं, थोड़े से सीक्रेटिव हो जाते हैं, बातें जो हैं वो शेयर नहीं करते हैं, थोड़े से टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं उनको, वो थोड़े से जेलस भी हो जाते हैं और इनसिक्योर फील करना आरंभ कर देते हैं। और यदि मैं बात करूं अंतरा जी आपकी, तो आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। केतु भी बैठा हुआ है लगन के अंदर, और मेष लगन है आपका, शायद पता होगा। तो आप हेड स्ट्रांग हो जाती हैं, आप आउटस्पोकन हो जाती हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हैं, स्टबर्न हो जाती हैं। तो यदि आपने दोनों ने इस कर्मा को करेक्ट नहीं किया, और कर्मा करेक्ट नहीं किया यानी कि अपने नेचर को आपने चेंज करने की चेष्टा नहीं की, तो मुझे ये लगता है कि परेशानी आपको जो है वो आ सकती है, और दिक्कत जो है वो लगेगी ही लगेगी। ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के अष्टकूट मिलान बहुत अच्छे हैं, मांगलिक का कोई प्रश्न ही नहीं है, दोनों मांगलिक नहीं है। कुंडली जो है मिलती है, फिर भी जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हॉरोस्कोप मैचिंग के, और वो होता है कारक का मिलना, वो इसके अंदर नहीं मिलता है। तो इसके अंदर अब हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के लिए हमको जो है वो अपना जो बेसिक नेचर है उसको चेंज करना पड़ेगा। यदि हमने उस नेचर को चेंज नहीं किया तो अंतरा जी मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष सन 2025 आप लोगों के लिए और परेशानी लेकर आएगा। और वो जो है 2025 में एंड में आते आते जो है वो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, और आप जो हैं उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जीवन जो है वो परेशानी के अंदर आपका जो है बढ़ सकता है। तो मैं आपको बस इतनी सी बात कहूँगा कि चेंज करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि आपके चेंज करने से चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएं, और चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देना आरंभ कर दें। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। तो अगला जो है वो मैरिज की टाइमिंग को लेकर है। बहुत लोग जो हैं वो मुझे प्राइवेट पिंग करते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम मत लीजिएगा, तो निसंदेह मैं आपका नाम नहीं लूँगा। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे बतानी पड़ेगी कि 14 अगस्त 1998 शाम को 6:17 और चंडीगढ़ में आपका जन्म है। तो यदि आपने अपना हॉरोस्कोप देखा हो तो आपको पता होगा कि आपका सप्तम भाव थोड़ा सा जो है वो काफ़ी सारे प्लैनेट्स लिए हुए हैं, मंगल, वीनस, मरकरी और सन, ये सारे के सारे वहाँ पर उपलब्ध हैं। काल सर्प दोष लगा हुआ है, सप्तम भाव पे दोष लगा हुआ है, नवांश के अंदर भी जो सप्तम भाव है उसके ऊपर चंद्रमा बैठा हुआ है नीच अवस्था का होके। तो ये जो है सेवेंथ हाउस को थोड़ा सा परेशानी के अंदर लेकर आता है। तो यदि आपको ये लगता हो कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी क्योंकि अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे समय पर मुझे फ़ोन कर लिया, क्योंकि आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तभी जाकर लाभ प्राप्त होगा। और वो जो उपाय हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जो है कोई पूजा पाठ मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो हस्बैंड हैं होने वाले, वो कैसे होंगे, और आपको क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, देखने में तो वो अच्छे होंगे, लंबे होंगे, लेकिन रंग उनका जो है वो दबा हुआ हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सांवले की तरफ हो सकता है। बिजनेस जो है करने में उनका रुझान होगा, लेकिन वो नौकरी करते होंगे, बहुत अच्छी नौकरी नहीं करते होंगे, मध्यम नौकरी होती है जो कि आपकी अपेक्षा के हिसाब से थोड़ी सी कम होगी। यानी कि यदि आप बहुत अच्छे जो है वो वर्क को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वो लेट होगा इससे। दूसरी बात यह है कि बहुत बार होता यह है कि हम जो है प्रेम करने की चेष्टा करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रेम ही फलित हो जाए किसी प्रकार से। आपकी कुंडली के अंदर प्रेम करने के बहुत अच्छे मुझे जो है योग नज़र आते हैं। प्रेम के चलने के योग भी हैं, लेकिन बहुत दूर चलने के योग जो हैं मुझे नज़र नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेम जो है वो विवाह के अंदर फलित नहीं होगा।
जब विवाह के अंदर वो फलित नहीं होगा तो वो आपको परेशानी दे सकता है। और क्या दे सकता है कि आप एक गलत व्यक्ति के साथ विवाह के अंदर बन सकती हैं, और वो जो है बाद में आपके लिए जो है वो दुख का कारण जो है वो बन सकता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जैसे ही किसी को कोई आपको अच्छा लगने लग जाए, तुरंत ही जो है कुंडली मिला लीजिएगा उससे, ताकि जो है वो कारक एक बार मिल जाए, पता लग जाए कि हाँ इसके साथ जीवन काफ़ी अच्छा चलने वाला है, उसके बाद ही आगे जाइएगा। अन्यथा क्या होगा कि आप गलत चयन कर सकती हैं, थोड़ा सा लंबा चल सकती हैं। इसके केसेस में क्या होता है, क्योंकि गुरु थर्ड हाउस में बैठा है, तो हमको लगता है कि ये जो व्यक्ति हमारे साथ में है ये हमारे साथ जीवन पर्यंत जो है वो रहने वाला है। तो हम 2-3 साल उसके साथ रहते हैं एसोसिएशन के अंदर, लेकिन 3 साल 2 साल के बाद होता यह है कि वो एसोसिएशन टूट जाता है, और जो जो भी हमने प्रयास किया होता है वो प्रयास समाप्त हो जाता है। उस समय हमारा मन जो है वो खिन्न हो जाता है, हमको लगता है कि यार हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया और फिर सेम दोबारा किसी और से करना पड़ेगा, तो फिर हमारे लिए 1-2 साल का फिर पॉज भी लग जाता है। तो इस प्रकार से विवाह के अंदर विलंब हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत आपको मैं कॉशन दे रहा हूँ कि प्रेम संबंध को बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी से प्रेम हो जाए तो फटाफट कुंडली मिलवा के और शादी का प्रस्ताव रखना पड़ेगा, और आपको उससे पता लग जाएगा कि जो लड़का है वो तैयार भी है कि नहीं है। और वो कहता है कि 1-2 साल लगेंगे, अभी मुझे अपना करियर बिल्ड करना है, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके लिए कदापि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हाँ, आप सबके लिए फेसबुक पे तो मैं आता हूँ, आपको पता ही है। इंस्टाग्राम पे भी मैं जो हूँ वो अपने कुछ ना कुछ रील्स जो है रोज़ डालने की चेष्टा करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी मैं प्रोग्राम करता हूँ। आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कभी आपको लगता हो कि ये प्रश्न जो है वो पूछना ज़रूरी है, तो आप जो है वो इन माध्यमों से मुझसे पूछ सकते हैं। कर्मा एस्ट्रो ऐप है मेरा, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत विस्तार से मिलती है, और अच्छी तरीके से आपके हॉरोस्कोप को एनालाइज किया जाता है। मैंने अक्सर क्या देखा है कि बहुत लोग जो है सरसरी तौर से बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास अपना हॉरोस्कोप लेकर आते हैं तो सिर्फ D1 चार्ट होता है, यानी कि लग्न चार्ट होता है, और कहते हैं कि मेरा ये यहाँ बैठा है, इससे तो ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, इससे तो ये बैठा हुआ है। अरे भाई, हो तो सकता था, लेकिन जो इसके सपोर्टिव चार्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, उनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। तो भ्रमित मत होइए। हो सकता है कि आपके D1 चार्ट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हों, लेकिन फलित ना हो रही हों। उसके फलित ना होने के पीछे एक ही कारण है कि जो जो आपके सब्सिडी चार्ट हैं वो सपोर्टिव नहीं है। उल्टा भी हो सकता है कि आप हताश हो सकते हैं कि भाई मेरा जो D1 चार्ट है वो बड़ा कमज़ोर है, ये नीच का है, वो नीच का है, ऐसा खराब है, गलत नक्षत्र के अंदर पड़ा हुआ है। तब भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सपोर्टिव चार्ट जो हैं उसके बहुत अच्छे हों, और वो जो है वो आपको बहुत अच्छा बल प्रदान करते हों। तो निश्चिंत रहिए, जैसा भी हो, कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो चेंज या विस्तार किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी को आप ये मत मानिए कि वो आपको ये बताने का टूल है कि आगे क्या होगा। टूल वो है कि आगे क्या होगा उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि जीवन को हम अच्छा कर सकें। आइए अब इस गुच्छे में से जो है एक और हॉरोस्कोप निकालते हैं। गुच्छा मैंने पहले भी दिखाया था कि बहुत भारी गुच्छा है, और जो है ये भी जो है मैरिज की टाइमिंग को लेकर है। और ये जो है कोमल व्यास जी का है, और ये 14 दिसंबर 1987 है, रात को 12:40 मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म है। और इनका जो लग्न है वो लियो है। लियो का मतलब होता है सिंह लग्न होता है, और इनकी राशि कन्या है। वर्गो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ये पैदा हुई हैं। राहु की महादशा चल रही है इस समय। कुंडली के अंदर जो फैक्टर्स जल्दी विवाह को करते हैं वो सारे के सारे परेशानी के अंदर हैं। अब बात यह है कि जब इनका नवांश को मैं देखने की चेष्टा करता हूं तो नवांश के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती है, और यदि मैं इनके D16 चार्ट को देखने की कोशिश करता हूं तो वहां पर भी मुझे पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो मुझे D60 यानी कि षष्ठ्यांशा को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से मुझे ये संकेत मिल सकते हैं कि शादी कैसे होगी। ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार संकेत जो हैं वो जाकर जो अंदर के जो डिविजनल चार्ट होते हैं वहां से प्राप्त होते हैं, और वहां से जो है ये संकेत मुझे निकालने पड़ते हैं। तो कोमल जी खुश हो जाइए, आपके लिए सन 2025 बहुत अच्छा होने वाला है। मैरिज के हिसाब से शादी आपकी हो सकती है।
देखिए, जब हम बात करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि शादी हो सकती है, तो ये टाइम सीक्वेंस होता है, यानी कि उस टाइम के अंदर आपकी शादी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन सा ऐसा पीरियड आएगा जिसके अंदर शादी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि फरवरी सन 2025 और से लेके सितंबर सन 2025 के बीच का समय जो है वो आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा है, जिसके अंदर जो नेगेटिव ग्रह हैं वो थोड़े से साइड में हो जाएंगे, जो पॉजिटिव ग्रह हैं गोचरवश वो आपके कब्जे में आ जाएंगे और शादी जो है वो संपन्न करा सकते हैं। मई और जून ये 2 महीने हैं जिसके अंदर शादी होने की बहुत अच्छी संभावना मुझे नज़र आती है। यहाँ पर जो है वो केतु का प्रकोप है, और केतु के प्रकोप का आपको जो है निवारण करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार कोमल जी होता ये है कि हम जो है वो उपाय D1 चार्ट के कर रहे होते हैं, जो कि हमको लाभ नहीं देते, क्योंकि जो ट्रिगर हो रहा होता है, जो एक्टिवेशन हो रहा होता है, वो किसी दूसरे जो है वो चार्ट का हो रहा होता है, वही विघन डाल रहा होता है, या वही आपको जो है एक लीज ऑफ लाइफ दे रहा होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमको उपाय क्या करना है। केतु का उपाय कर लीजिएगा। केतु का उपाय क्या होता है, देखिए मैं विस्तार से इसमें बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि साइट पे जाइए vinayabajrangi.com पे, वहाँ पर केतु के उपाय लिखिए, आपको पता लग जाएंगे कि आपको क्या करने चाहिए। पर ध्यान दीजिएगा कि आपका केतु चंद्रमा के साथ में है, तो जल और केतु के उपाय मिलके करने पड़ेंगे। मेरे ऑफिस फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको जो है इसके बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको उपाय करने चाहिए। निश्चित तौर से जो है वो आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका चार्ट देखेगा D1, वो कहेगा कि शादी अभी होना संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो योग है वो नो मैरिज योग है और वो एक्टिवेटेड है। तो उसके लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा, जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। D60 चार्ट जो है वो बहुत अच्छे संकेत इसके अंदर दे रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू यू कोमल जी, नमस्कार। अब मेरे पास जो अगला हॉरोस्कोप है वो भी टाइमिंग ऑफ मैरिज को लेके है, और निशा जी हैं। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है वो है 20 अगस्त 1999, 1999, और रात को 11 बजे है, और दिल्ली में उनका जन्म हुआ है। तो यदि आपने अपना हॉरोस्कोप देखा हो निशा जी, तो आपको शायद ये पता होगा कि आप ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर पैदा हुई हैं, और आपकी राशि जो है वो वृश्चिक है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो होती है, और यहाँ पर बात ये होती है कि हम बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नीच अवस्था का होता है। आपका जो लग्न है वो मेष है, एरीज। आपके ऊपर शुक्र की महादशा लगी हुई है, और उसमें मंगल का अंतर लगा हुआ है। अब ध्यान देने की बात यह है कि शादी कब होगी। ध्यान देने वाली बात का मतलब ये है कि कौन कौन इसके अंदर विघ्न डाल सकता है। भाई, आपको प्रेम हो सकता है। प्रेम या तो आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, या लड़के के घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं या कह रहा हूं तो इसका मतलब दोनों के घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। आप और लड़का जो जिससे आप प्रेम करती होंगी उनको वो ये बात ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है कि आप जो हैं वो इसके विरोध भी रहें। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका जो हॉरोस्कोप है वो बहुत अच्छा नहीं है लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज को लेकर, यानी कि शादी के बाद शादी की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। लंबी होनी चाहिए ना, एक बार शादी हो गई तो हो गई, उसके बाद तो जो है वो उन्हीं के साथ चैन की बंसी बजनी चाहिए। तो ये हॉरोस्कोप थोड़ा सा हल्का होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका कार्ड क्या है, इसका उपाय क्या है। इसका उपाय जो है वो मैचिंग ऑफ चार्ट्स है, यानी कि जो चीज़ आपकी कुंडली में हल्की है वो लड़के की कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी बात होती है तो मैचिंग ऑफ चार्ट जरूरी होती है, और मैचिंग ऑफ चार्ट जब जरूरी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम यदि आप किसी से करते हैं तो उससे भी हॉरोस्कोप मांगना या डेट ऑफ बर्थ मांगने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट जो है वो नहीं होनी चाहिए। सन 2025 में आपका विवाह हो जाएगा जी, हो जाएगा, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। लेकिन हॉरोस्कोप को मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे संदेह ये है कि जिससे आपका विवाह होगा, यदि वो आपकी पसंद का हो गया और आपने हॉरोस्कोप नहीं मिलाया, तो ये जुपिटर आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज का कारक है, वो मैरिज को चलने जो है वो नहीं देगा। आपके लिए परेशानी बहुत हद तक क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि मैरिज होना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन मैरिज चलना ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मैरिज किसके साथ हो, कैसे हो, कैसा आपका जीवन साथी होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सा लोग जो होते हैं वो कॉन्सेप्शन बनाते हैं कि
मेरे को जो है वो आईएएस आईईएस या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर मुझे बहुत अच्छी काम करने वाली एमबीए या बहुत अच्छे जो है वो ऑफिस में काम करने वाली जिसके पास बहुत अच्छे पैसे आते हों वो, या बहुत अच्छी एजुकेटेड होना चाहिए मेरा स्पाउस। बहुत अच्छी बात है। ललक तो सबकी होती है कि बहुत अच्छा हो, लेकिन कुंडली तो भी तो कुछ कहती है। होता यह है कि कुंडली के अंदर आपके जो विचार हैं और जो कुंडली के विचार हैं वो यदि उसके मतभेद हो जाए तो एक योग होता है कुंडली में जिसको बोलते हैं विवाह में विलंब, वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि आपके पास जो भी रिश्ते आते हैं आप सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो मेरे सपने का राजकुमार या राजकुमारी थी, और आप जो है करते ये हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है वो रिश्ते देखना आरंभ कर देते हैं, और फिर उसके अंदर आप जो है ना चाहते हुए भी लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज जो है जो विवाह के अंदर विलंब होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिएगा। जो है वो आपका जीवन साथी वो कैसा होगा इसके बारे में ज़रूर चर्चा कर लीजिएगा। मैंने ना एक बात और काफ़ी विस्तार से अपनी वेबसाइट पे समझाई है कि आपकी कुंडली के अंदर आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। क्या नौकरी करता होगा, बिजनेस करता होगा, नौकरी अभी करता होगा, बाद में नौकरी छोड़ के बिजनेस तो ना कर देगा, आपकी तनख्वाह के ऊपर तो आश्रित नहीं हो जाएगा या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि आज जो मैं देख रहा हूं या देख रही हूं कल उसके अंदर स्थिति विपरीत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि जो व्यापार वो अभी करता है उसको छोड़ के कोई और व्यापार कर दे और लोन ले ले और ऐसा कर ले वैसा कर दे, घर जो है अस्त व्यस्त हो जाए। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आपके हॉरोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं। सिर्फ क्या करना होता है कि हॉरोस्कोप को ये देखना होता है कि कोई अच्छा व्यक्ति जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो ये सब बातें देख ले। बहुत बार एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत बार कुंडली के अंदर योग नेगेटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक्टिवेशन ही नहीं होता। यानी कि मान लीजिए कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ के कुंडली में या आपकी कुंडली में ऐसा दिखाई देता है कि वो पैसे बहुत खर्च करने वाला है और लॉस कर देगा या फिर बिल्कुल जो है दरिद्र हो जाएगा। अब अगर ये जो दशा है और ट्रांजिट है वो हम रीड करें और लगे कि जब वो 90 साल का होगा तब आएगी, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, वो योग ही एक्टिवेट नहीं हुआ हॉरोस्कोप के अंदर। और बहुत बार क्या होता है, एक बहुत छोटा सा योग होता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम छोड़ते हैं यार ये क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत छोटा सा योग है, 3 महीने के लिए आएगा और फिर चला जाएगा, और उस 3 महीने में ही कबाड़ा कर जाता है। यानी कि उसमें ही पूरी की पूरी जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। तो सही तरीके से कुंडली को पढ़वाना, सही समय पर पढ़वाना, ये नितांत आवश्यक है। तो आइए गुच्छे में से एक कुंडली और निकालता हूं और उसको जो है पढ़ने की चेष्टा करता हूं। ये जो है वो कुंडली है चिंकल जी की, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1992 और रात को 11 बजे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का है। तो चिंकल जी, यदि आपने अपना हॉरोस्कोप देखा होगा तो आपको शायद ये पता होगा कि आप विशाखा नक्षत्र के जातक हैं, और आप जो हैं आपका मून साइन जो है वो तुला है, तुला मतलब लिब्रा, और आपका जो लग्न है वो मेष है, मेष मतलब एरीज। बुध की आपके ऊपर दशा लगी हुई है और आप जानते हैं कि अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि लव जो है वो हर एक को होता है, क्योंकि कुंडली में शुक्र तो है, प्लेसमेंट भी है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो बहुधा वो लव देता ही देता है। किसी ना किसी से प्रेम जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अच्छा लगने लगता है, उससे बातचीत भी शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रेम जो है वो विवाह के अंदर फलित होगा कि नहीं होगा, ये कुंडली के अंदर छुपा होता है। ये बात लोग पूछने की चेष्टा करते हैं, लेकिन एक बात ये नहीं पूछने की चेष्टा करते हैं, वो ये है कि ये प्रेम जो हो गया है वो फलित होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी हाँ, गलत अगर सपोज व्यक्ति मिल जाए और उसके साथ प्रेम हो जाए और फिर वो विवाह के अंदर परिवर्तित हो जाए तो बाद में युद्ध शुरू हो जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं।
तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जिससे प्रेम हुआ है उससे जो विवाह है वो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आजकल के युग में मेटलिस्टिक लोग ज़्यादा हैं, हर चीज़ जो है वो तोल मोल के देखते हैं, तो ये भी ज़रूर तोल मोल के देख लेना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें ठीक हैं जीवन में, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि दाम्पत्य जीवन के अंदर परेशानी आ गई तो वो बाकी सारी चीज़ें जो अच्छी होती हैं वो बुरी लगने लगती हैं, उसकी तरफ मन ही नहीं करता। दशम भाव आपकी जानकारी के लिए करियर का भाव होता है, ठीक है। दशम से दशम सप्तम भाव होता है, यानी कि सेकेंडरी भाव ऑफ प्रोफेशन सेवेंथ हाउस होता है। सेवेंथ हाउस जो है वो इंसिडेंटली मैरिज का हाउस भी होता है, स्पाउस का भी होता है। तो यदि किसी का स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हल्का है या फिर वहां पर द्वंद्व चल रहा है, तो आप देखिए कि उसका सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन जो कि दशम भाव को एनर्जी दे रहा है, क्योंकि दोनों केंद्र के हैं, वो एनर्जी नेगेटिव जा रही होती है, तो प्रोफेशन भी पीड़ित हो जाता है। तो चिंकल जी, आपके हॉरोस्कोप के अंदर प्रेम होना निश्चित है, प्रेम विवाह होना भी निश्चित है, लेकिन जो मैंने इतनी बातें बताई हैं वो आपके हॉरोस्कोप को लेकर बताई हैं कि जिससे प्रेम होगा उसके साथ कुंडली मिला लीजिएगा, क्योंकि वो प्रेम जो है वो चलने वाला है नहीं। आपको लोग मांगलिक बोलते होंगे कि आप, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप मांगलिक नहीं हैं, ये नोट कर लीजिएगा। मंगल वृषभ की राशि में बैठा हुआ है, टॉरस में, तो वहां पर मंगल दोष नहीं देता, तो आप नॉन मांगलिक हैं। और एक दूसरी बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कि विवाह जो है वो आपका बहुत जल्दी हो सकता है, और जल्दी का मतलब ये है कि ये दिसंबर जो आने वाला है, इसमें यहाँ से लेकर जो महीना है वो मई का है। तो यदि कोई प्रेम प्रस्तावना आई हो या आपको कोई सही लगता हो, तो बहुत जल्दी ये कुंडली मिला लीजिएगा, ताकि जो है वो ये जो ये एक योग बन रहा है, एक पीरियड बन रहा है, ये फलित हो जाए। चलिए अब इस गुच्छे में से एक और निकालते हैं, और ये हेल्थ इश्यूज हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो एक बहुत ही गहन टॉपिक है, और हेल्थ इश्यूज जो हैं मैंने देखा कि बहुत बार लोग D1 चार्ट से, यानी कि जो लग्न चार्ट होता है वहाँ से हेल्थ इश्यूज देखते हैं, लेकिन वो जो हैं वो जो और फाइनल चार्ट्स होते हैं हेल्थ के संबंधी, उसको नहीं देखते हैं। D6 चार्ट देखा जाता है साथ में, D16 चार्ट से पता चलता है ठीक कब होगा, D30 चार्ट से पता चलता है कि इसके अंदर और कितनी परेशानियां छुपी हुई हैं। D60 चार्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का चार्ट होता है, तो इसमें सीरीज चलती है D1, D6, D16, D30 एंड D60, तब जाकर हेल्थ इश्यूज को हम पकड़ पाते हैं, वरना बहुत ही जेनेरिक रूप से प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो अनीता जी, मेरे पास आपका हॉरोस्कोप है, और आप पैदा हुई कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में 20 सितंबर 1985 को दोपहर में 12 बजे, और मेरे पास ये सारे के सारे चार्ट्स जिनकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे वो मेरे पास उपलब्ध हैं। और मेरे पास जो हैं वो कुछ कुछ दशाएं चाहिए होती हैं इसके अंदर, जो कि नॉर्मली जो है वो कुंडलियों में नहीं देखी जाती। विंशोत्तरी दशा जो है उससे इसकी ज़्यादा पड़ताल नहीं की जाती है, चर दशाएं देखी जाती हैं, काल चक्र दशाएं देखी जाती हैं, और फिर जो है थोड़ा सा आयांश जो है इसके अंदर बदला जाता है, तब जाकर जो है हम ये सारी की सारी जो चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको करना ये चाहिए कि अपने नेचर के अंदर बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि कुंडली के अंदर जो लग्न है उसके अंदर विषयोग बना हुआ है। कुंडली के अंदर जब ये विषयोग बनता है तो हम जो है अपने हेल्थ के प्रति
काफ़ी नेगेटिविटी ओढ़ लेते हैं। खास तौर से विषयोग तब बन रहा हो जब चंद्रमा भी नीच अवस्था का हो, तो एक बहुत सारी परेशानी इसके अंदर होनी जो है वो आरंभ हो जाती है। यदि मैं ये देखूं तो मुझे लगता है कि D30 चार्ट भी आपका इसी ओर इंगित करता है कि परेशानियां जो हैं वो निरंतरता के साथ चलती रहती हैं, ख़त्म जो है वो नहीं होती हैं, एक के बाद एक नई नई आती रहती हैं। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई नेगेटिविटी कुंडली के अंदर छुपी होती है तो वहाँ पर जो है वो पॉजिटिविटी भी होती है, यानी कि वहीं से हमको एक क्लू मिलता है कि कैसे कुछ ठीक किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको अनिता जी ये बोलूँगा कि आपको जो है राहु केतु का उपाय करना चाहिए, और राहु केतु का उपाय करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। राहु केतु बड़े मिस्टीरियस प्लैनेट होते हैं, किस प्रकार से एक्ट करें ये पता नहीं चलता है। राहु वैसे भी सीक्रेटिव होता है, धुआं माना जाता है। केतु जो है वो परालोक से जो है संबंधित रखता है, तो हमको जो है उन संबंधी उपाय करने चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो है वो प्राणायाम करना शुरू करना चाहिए, और प्राणायाम के अंदर यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो निश्चित तौर से आपको जो है इसमें लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। 10-12 मिनट रोज किया करिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको इससे लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। चक्र जो है वो काल चक्र ये कहता है कि नवंबर इस साल से दिवाली के आसपास से आपके जीवन में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। घर के अंदर हरे भरे पौधे रखिए, जिसके अंदर एक शमी का पौधा, शमी SHAMI, ये पौधा ज़रूर होना चाहिए। यदि प्योर चांदी का ग्लास मिल जाए तो उसमें रखा हुआ पानी पिया करिए, आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा है। और मैं आपसे कहूँगा कि जनवरी में एक बार मुझसे फिर वार्ता कीजिएगा, और ये सारा जो उपाय करा होगा आपने उस समय तक, उसके बाद आपके सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा अनिता जी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस समय आप बहुत हर्ष के साथ मुझसे बात करती होंगी। नमस्कार। बड़ी मैं देखिए फिर इन कुछ में से मैं जो हूँ जो है वो निकालना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपका प्रेम इतना मिल रहा है मुझको, लगातार जो है वो कुंडलियाँ आती जा रही हैं मेरे पास, क्योंकि आप लोग जो हैं वो फेसबुक के ऊपर अभी भी डाल रहे हैं, और मुझसे जो है वो अपने क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। आपने फिर एक मैरिज टाइमिंग को लेकर जो है एक प्रियंका जी का जो है वो प्रश्न आया है। मेरठ में पैदा हुई, 10 दिसंबर 1987 सुबह 8:30 बजे, और अश्लेषा नक्षत्र की जातिका हैं। जो लग्न है वो गुरु है, यानी कि सजिटेरियस है, धनु, और चंद्रमा जो है वो जिस राशि में है वो कर्क राशि है, तो कर्क राशि की जातिका होती हैं। वीनस में शनि की दशा चल रही है। अब वीनस जो है वो और शनि का तत्व बिल्कुल डिफरेंट है, यद्यपि हैं तो दोस्त, लेकिन दशा के अंदर जो है लाभ नहीं देते हैं। 2027 जनवरी तक की ये दशा है, बहुत नेगेटिविटी दे सकती है। इसमें आपको निश्चित तौर से कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आपने अच्छा उपाय इसके अंदर किया तो लाभ हो जाएगा। मरकरी बुध जो है वो एक बंधन योग के साथ बैठा हुआ है सूर्य और शनि के साथ, वो एक नेगेटिविटी पोज कर सकता है आपके लिए। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि हमको जो है वो कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि ये जो मैरिज की टाइमिंग है वो हमारी जो है वो फलीभूत हो जाए। और वो मैरिज टाइमिंग जो है वो कौन सी होगी आपकी, अगले साल हो सकती है, अगले साल में अक्टूबर के बाद हो सकती है, लेकिन सही मायने में जो होगी वो जनवरी सन 2027 के बाद होगी। लेकिन जो मैंने अक्टूबर सन 2025 का समय दिया है आपको, उसके अंदर एक बहुत छोटी सी जो है आशा की किरण नज़र आती है, जिसके अंदर आपकी मैरिज की टाइमिंग हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा चूज़ी मत बनिए, और आपके करियर के अंदर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी जो है वो जो आप देखती हैं उसके अंदर भी नेगेटिविटी है। जो कि पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ वो जनवरी सन 2025 से आरंभ हो जाएगी, और हो सकता है कि मार्च अप्रैल मई के बाद आपको अपने स्थान का परिवर्तन हो जाए, यानी कि जॉब का परिवर्तन हो जाए। जॉब का परिवर्तन होते ही आपको ऐसा किसी व्यक्ति के साथ
सामना हो सकता है जो कि आपके जीवन के अंदर आकर रंग भर सके। तो प्रियंका जी उस समय का इंतज़ार कर सकती हैं। इन द मीन टाइम आप जो हैं 11वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल जो है उसका संबंध राहु के साथ हो रखा है। 11वां भाव कम्युनिकेशन का है। तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का जो एक ऑप्शन होता है ये आपका बहुत अच्छा खुला हुआ है। तो आप जो है फ्रेंड्स, रिलेटिव और राहु का मतलब हो गया इंटरनेट, यानी कि एप्लीकेशंस वगैरह के ऊपर जाकर अपने लिए रिश्ता देख सकती हैं। एग्रेशन या एग्रेसिव तरीके से आप जो है मार्च सन 2025 के बाद देखिएगा, क्योंकि तब से आपका स्थान भी परिवर्तन हो जाएगा, जॉब भी परिवर्तन हो जाएगा। एक नए परिवेश में पहुंच के हो सकता है कि आपका सामना उस व्यक्ति से हो जाए जिसके साथ आप अक्टूबर नवंबर के अंदर विवाह कर लें। बुध आपकी कुंडली में बाधा प्रस्तुत करता है। बुध बाधकेश है, ऑब्स्ट्रक्टर। बुध इज द चीफ, मरकरी इज द चीफ ऑब्स्ट्रक्टर इन योर हॉरोस्कोप। मरकरी की पूजा कर लीजिएगा। कैसे पूजा करनी है, विस्तृत एक विधा है, तरीका है, वेबसाइट से देख सकती हैं vinaybajangi.com पे, या मेरे ऑफिस में फ़ोन कर लीजिएगा। वहाँ से, आज नहीं कल, वहाँ से पूछ लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत अच्छा जो है वो मिल जाएगा कि कैसे आपको करनी चाहिए। तो चलिए इस गुच्छे में से एक और जो है वो कुंडली निकालता हूँ। पता नहीं सारे हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। अनमोल जी का जो है हॉरोस्कोप है और ये जानना चाहते हैं कि वे किस तरीके का बिजनेस वो कर सकते हैं। और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1994 और 10:30 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ है। तो ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये बिजनेस कर सकते हैं और कौन कौन से बिजनेस ये करेंगे तो उनको लाभ होगा। तो अनमोल जी, बिजनेस जो है वो आप एक कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली में कोई चल रहा हो तो, क्योंकि बहुत बलिष्ठ योग बिजनेस करने का नहीं है। कौन सा कर सकते हैं ये तो बात की बात है, बलिष्ठ योग बिजनेस का होना चाहिए। आपको बिजनेस करने की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी, कोई ना कोई आपको उकसाता रहेगा कि आप बिजनेस करिए, क्योंकि आपका शनि और सूर्य आपस में एक दूसरे को देखते हैं। शनि जो है वो 5वें भाव का अधिपति है और 11वें भाव का अधिपति सूर्य है, दोनों स्वग्रही हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो ये आपको जो है वो प्रेरित करते रहेंगे कि भाई ये बिजनेस कर लेते हैं या वो बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये इतना आसान जो है वो नहीं है। आप बिजनेस करेंगे, धन खोएंगे और लाभ प्राप्त नहीं होगा आपको। तो आपको बिजनेस जो है वो ना करके नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करने का मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में छठा भाव सप्तम भाव से ज़्यादा मजबूत भी है, यानी कि बंधत्व के अंदर जो है आपको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि आप नौकरी करते हैं तो आपकी कुंडली में धन योग नहीं है या लक्ष्मी योग नहीं है। बहुधा लक्ष्मी योग या धन योग की चाबी कहाँ छुपी होती है ये देखा जाता है। चाबी का मतलब यह है कुंजी कहाँ छुपी हुई है। वो धन योग खुल किससे रहा है, छठे भाव से खुल रहा है कि सप्तम भाव से खुल रहा है। छठे भाव का मतलब ये हुआ कि आप किसी के अधीनस्थ होकर काम करके उसको खोल रहे हैं, या फिर आप जो है खुद का काम करके खोल रहे हैं। तो आपका धन योग है, लेकिन वो छठे भाव से खुलता है, सप्तम भाव से नहीं खुलता। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जो है वो काम कर सकते हैं कि यदि आपके पेरेंटल कोई बिजनेस है तो वहाँ से इसको खोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंटल बिजनेस शुरू के 5-8 साल जो है वो अधीनस्थ होकर ही व्यक्ति करता है, तो वो छठे भाव के द्वारा ही जागृत होता है। तो वो आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो लोग जो कि बिजनेस करते हैं, वो लोग जो कि जॉब करते हैं, स्विच करना चाहते हैं जॉब से बिजनेस से या बिजनेस से जॉब के अंदर परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, मेरी वेबसाइट पे जाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बिजनेस और जॉब को बहुत कैटेगराइज किया हुआ है। आप जब पढ़ेंगे तो आपके चक्षु खुल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जो है वो हॉरोस्कोप को देखने में कितनी डीप होती है और क्या क्या चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, किस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है तो कैसे करना है, कब करना है, करना भी है कि नहीं करना है। बहुधा क्या होता है कि कुंडली के अंदर छद्म योग होता है, यानी कि बेवकूफ़ बनाने वाला योग होता है। कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग तो है, फलित भी होने वाला है, जॉब कर रहे हैं, अच्छी प्रमोशन, कहीं पर ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन
छद्म योग जागृत है और वो आपको क्या करना चाहता है कि वो चाहता है कि आप ये नौकरी वोकरी छोड़ो, बिजनेस चालू कर लो। आपने क्या किया कि एन जब आपका प्रमोशन होने वाला हो, आपने त्यागपत्र लिख के दे दिया कि मैं नहीं करता और मेरे को बिजनेस करना है, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि ये जो नौकरी आप कर रहे थे वो आपके कंधे पे चल रही है, आपके भाग्य से जो है मालिक खा रहा है। नौकरी दी आपने छोड़ और उसके बाद आपने कर दिया बिजनेस। तो यानी कि वो जो अवधि थी जिसके अंदर लक्ष्मी योग फलित हो रहा था वो निकल गई। अब अपने घर से पैसे लगा के आप बिजनेस को चालू कर रहे हैं। शुरू में अच्छा हो रहा है, जिन जिन लोगों ने आपको सहायता करने के लिए हाँ बोला था वो सहायता भी छोटी मोटी कर रहे हैं, लेकिन 3 साल निकल गए और अब तक ऐसा नहीं हो पाया कि पैसे उतने बचा पाए हों जितने की नौकरी में बच रहे थे। फिर धीरे धीरे आप खिन्न होना शुरू हो जाते हो, परिस्थितियों को दोष देना शुरू कर देते हो, घर के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, बीवी बच्चों से परेशानी, उनसे झगड़ा झंझट, ये वो, माँ बाप के साथ जो है तू मैं हो रही है, दोस्तों यार से जो है वो अनबन हो रही है। ऐसा मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब आप इतने क्रूशल डिसीजंस को लेकर जाना चाहते हैं लाइफ में, तो उससे पहले किसी समझदार व्यक्ति से जिसको हॉरोस्कोप की बारीकियां पता हो। फिर बताऊंगा कि बारीकियां आपका D1 चार्ट अकेला नहीं होता, उसके साथ में आपके अन्य सपोर्टिव चार्ट्स होते हैं, D10, D12, D60, कहां कहां पिटफॉल्स होंगे, D30, ये सब पढ़े जाते हैं। यदि आपने सही व्यक्ति से अपना हॉरोस्कोप पढ़वाया तो उसके डिसीजन के ऊपर आपको आत्म केंद्रित होना चाहिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस गुच्छे में से जो है वो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड बेबी का है। ओ, अलका जी हैं, ये कहती हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1985 की है, 12:57 और राजस्थान में बरसन में ये पैदा हुई हैं, बरन में ये पैदा हुई हैं और कुछ समय से प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो है वो द्वितीय संतान जो है वो नहीं हो रही है। और कुंडली यदि आपने देखी हो अलका जी अपनी, तो आपको ये शायद पता होगा कि आपका नक्षत्र जो है वो उत्तराषाढ़ा है और आपका जो लग्न है वो कुंभ है, कुंभ लग्न के ऊपर से शनि जा रहे हैं इस समय। आपकी राशि जो है वो मकर राशि होती है, ये दोनों चीज़ें शनि प्रधान हैं, यानी कि आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं। पंचम भाव के ऊपर सूर्य का हस्तक्षेप है, यानी कि अल्प संतति योग लगा हुआ है। अब एक दो बातें बताना चाहूँगा इनके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, कि बच्चे के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हस्बैंड और वाइफ की। एक कुंडली से बच्चे का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं हो सकता, पड़ताल नहीं हो सकती। तो अलका जी या और वो लोग जो कि बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कभी भी एक हॉरोस्कोप ना दें, वो हमेशा जो है वो 2 हॉरोस्कोप ही दें, अपने और अपने हस्बैंड का, और वहीं से जो है ये बातें मैं देख के बता पाऊँगा। मैं बता पाऊँगा कि किस प्रकार से जो है वो नेगेटिविटी चल रही है, प्राकृतिक रूप से संभव है या आपको जो है वो मेडिकल असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और अगर लेनी पड़ेगी तो कितनी लेनी पड़ेगी, कब लेनी पड़ेगी, कब जो है वो गोचर जो है वो अच्छा है आपके लिए, कौन सी टाइमिंग्स आपके लिए अच्छी हैं, कब आपके शुभकारी नक्षत्र जो हैं वो फलित हो रहे हैं और कब जो है अशुभकारी नक्षत्र हैं। बहुधा होता यह है कि हम जो है वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते और हम जो है वो एक परवाह ना करके जब अपने प्रयास में जाते हैं तो हमको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये लाभ लेने के लिए ये सब की पठन अनिवार्य है। तो अलका जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर परेशानियाँ हैं। सेकंड हॉरोस्कोप, सेकंड जो आपका चाइल्ड है उसका जो है वो भाव थोड़ा सा हल्का है, थर्ड चाइल्ड का जो भाव है वो भी हल्का है। अब मैंने सेकंड और थर्ड क्यों बोला कि अगर मान लीजिए कि एक मिसकैरेज हो रखा हो तो अब अगला जो है वो हमको 9th हाउस से पढ़ना पड़ेगा, वो आपका थर्ड चाइल्ड का होता है।
तो मुझे ये पता नहीं कि आपका कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है कि नहीं हुए हैं तो कितने हुए हैं, लेकिन सेकंड चाइल्ड जो है वो आपकी कुंडली के अंदर मुझे परेशानी का होता नज़र आ रहा है। लेकिन परेशान मत होइए इसमें, क्योंकि ये सिर्फ आपका हॉरोस्कोप है, ये आपके हस्बैंड का हॉरोस्कोप है नहीं। तो आप क्या कर सकती हैं, आपके अपने हस्बैंड का हॉरोस्कोप दे सकती हैं, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि सेकंड चाइल्ड का योग या अवयोग कितना बनता है। ध्यान दीजिएगा कि जब मैं आपको कोई अवयोग बताता हूँ या कोई नेगेटिविटी बताता हूँ, तो इसका मतलब मैं कुंडली में पढ़ता हूँ उसको, तभी है वो। अगर कोई नेगेटिविटी पढ़ाई में आ रही है, पठन में आ रही है, तो उसका उपाय भी होता है, ज़रूर उपाय होता है। हम उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ करते हैं। और ऐसे केसेस में क्या उपाय होता है, हम अच्छे नक्षत्रों का इंतज़ार करते हैं, अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं, ट्रांजिट का अच्छा इंतज़ार करते हैं, पंचम भाव के ऊपर नेगेटिविटी कम से कम हो, सप्तम भाव के ऊपर नेगेटिविटी कम से कम हो, उस समय का इंतज़ार करते हैं। तो जब आपको हम एक टाइम फ्रेम देते हैं, तो उस टाइम फ्रेम के में चाहे वो IVF से आप जा रहे हों, चाहे वो आप प्राकृतिक रूप से जा रहे हो, तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होता है। अगला हॉरोस्कोप जो है वो रुचि जी का है। 25 अगस्त 1988, 5:30 नोएडा उत्तर प्रदेश में आप पैदा हुई, और आपको जो है वो हेल्थ इश्यूज हैं। तो हेल्थ इश्यूज होते क्यों हैं? एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पराशरी में खास तौर से ये कहा जाता है कि जिसका लग्न कमज़ोर होता है, उसका जो काठी होती है वो निर्बल होती है। निर्बल का मतलब कि बाहर से कोई अटैक हो तो उसको वो झेलने में इतनी सक्षम नहीं होती है, और यदि उसके बाद उस लग्न के ऊपर कोई नेगेटिव दृष्टियां पड़नी शुरू हो जाए तो परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। अब रुचि जी, आपका जो शनि है, जो लग्नेश है, आपको पता है कि आप श्रवण नक्षत्र की जातिका हैं। आपका जो लग्न और राशि एक ही है, मकर, और आपका लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में बैठा हुआ है। और आपका जो लग्न है वो एक तरफ राहु है, एक तरफ शनि है, तो वैसे ही पाप कर्तरी योग में आया हुआ है। आपके आपके में लगन की पड़ताल थोड़ी सी और भी करना चाह रहा था, तो उसके अंदर भी जब मैं नवांश को देखता हूं तो वहां पर भी एक कमजोरी मुझे नजर आती है। नवांश में यदि आपने देखा हो तो आपका वृषभ नवांश है। आपकी जो D60 चार्ट है उसके अंदर भी यही बात मुझे नजर आती है। तो ये जो है वो एक परेशानी का चार्ट है, यानी कि इसके अंदर जो है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको अपना लग्नेश जो है वो मजबूत करना चाहिए। कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद दो भाव जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, छठा भाव और अष्टम भाव। छठे भाव के अंदर शुक्र इत्यादि बैठे हुए हैं, जो कि जो कि परेशानी जो है वो दे सकते हैं। अष्टम भाव के अंदर जो है वो मरकरी, केतु, सूर्य पितृदोष लगा के बैठे हुए हैं। ये भी जो है वो एक नेगेटिविटी है। अब ये छठा और अष्टम भाव जो होता है वो आपकी हेल्थ का एक मॉनिटर होता है। जैसे जब हम कभी किसी ICU में देखें तो वो एक मॉनिटर लगा होता है और वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इसी प्रकार से छठे और अष्टम भाव में जितने ग्रह होते हैं वो आपका मॉनिटर होता है कि किस किस प्रकार से परेशानी आ सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमको जो है वो D6 चार्ट भी देखना होता है, हमको जो है साथ में D16 चार्ट भी देखना होता है, D30 भी देखना होता है, D60 भी देखना होता है। इन सब चार्ट्स के अंदर ये बातों का अनुमोदन मुझे मिलता है कि वास्तव में आपका जो लग्नेश है, प्रतिरोध करने की क्षमता है जो शरीर की, वो थोड़ी सी हल्की होती है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको अपना लग्नेश स्ट्रांग करना चाहिए। अभी दशाएं भी बहुत अनुकूल नहीं हैं। आप शनि की साढ़े साथी के साथ भी चल रही हैं। शनि की साढ़े साथी यद्यपि समाप्त हो जाएगी, वो फरवरी 2025 में
पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद फिर शनि महाराज वक्री होंगे और फिर जो है वो कुंभ राशि के अंदर आएंगे। तो आपको जो है वो परेशानी जो है वो हल्की और कम भी कर देंगे, फिर हल्की बढ़ा देंगे, इस प्रकार से चलेंगे। लेकिन अक्टूबर सन 2025 के बाद काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आनी आरंभ हो जाएगी। आपको थोड़ा सा जो है वो उपाय करना चाहिए, वो प्राकृतिक उपाय है, ये ध्यान दीजिएगा। श्वेतार्क का पौधा होता है, वो घर में आप लगा सकती हैं, उसको जल दे सकती हैं। श्वेतार्क, सफ़ेद आर्क, ये जो है वो गूगल कर लीजिएगा, माली से बोल दीजिएगा, वो आपको एक गमला ला कर दे देगा। ये काम करना चाहिए। थोड़े से केतु के दान करने चाहिए। केतु के दान बड़े सिंपल होते हैं। जटाओं वाला नारियल होता है ना, वो लेके घर के पास में कोई भी नवग्रह मंदिर हो, वहां पर जो केतु जी की पिंडी होती है, वहां पर जाकर आप दान करके आइएगा। प्रसाद वहां से लेकर मत आइएगा। ये काम जो है वो रुचि जी करना शुरू कर दीजिए। और मुझे ये विश्वास है कि अगले साल तक आते आते आप काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। यदि पेट संबंधी कोई परेशानी होनी आरंभ हो जाए किसी किसी ऐसे ऑर्गन के अंदर जो जो कि लगातार आपको परेशान कर रहा हो, तो एक बार आप जो है मुझसे बात कर लीजिएगा। आपका बर्थ सिटी नोएडा में है, मेरा ऑफिस भी नोएडा में है, तो हो सकता है कि आप नोएडा ही रहती हो, तो आप आ भी सकती हैं। दूर रहती हैं तो मैं जूम पे भी आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन आप जो हैं यदि कोई ऐसी परेशानी आती है जो कि क्रॉनिक होती न हो रही है, और वो जा नहीं रही है, तो आपको जो है वो मेरे साथ जो है वो एक बार संपर्क में आना पड़ेगा। लेकिन यदि आप धीरे धीरे अपना समय 1 साल सवा साल का निकाल देंगी, तो रुचि जी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। देखिए, मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप पढ़े हैं, मेरे पास और भी हॉरोस्कोप्स हैं जो मैं पढ़ना चाह तो रहा हूँ, लेकिन लगातार पढ़ते पढ़ते भी मैं थोड़ा सा जो है वो थक सा गया हूँ। तो मैं जो हूँ इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि हॉरोस्कोप देखने का तरीका बहुत लोगों का भिन्न होता है, और एक्सपीरियंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है इन केसेस में। मैंने देखा कि लोग जो हैं वो बहुत सारे माइंडलेस रिचुअल्स करते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते रहते हैं जिनकी आवश्यकता इतनी होती नहीं है। वो ये नहीं देखते कि कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, और यह संदेश कौन से चार्ट से आ रहा है, डिविजनल चार्ट से आ रहा है, और हमको क्या करना चाहिए, ये वो उस बात का ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के ये है कि इन सब चीज़ों को जो है वो आप एक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के अपने चार्ट को दिखाएं कि जो कि जो कि आपके ग्रहों को पहचान के आपको सही प्रकार से निवारण बता सके। 1994 से पहले के बच्चे जो हैं उनका वास्तव में विलंब हो रहा है, क्योंकि अब 30 साल के हो गए हैं, 31-32 साल जैसे ही होंगे वैसे ही वो विलंब की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी विंडो आने वाली हो जिसके अंदर वो मैरिज पॉसिबल हो, और वो समझ ही ना पा रहे हों। वो लोग जो कि अपने बिजनेस को परिवर्तित करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन लोगों को से भी मेरा आग्रह है कि आप जो हैं ऐसे मत करिए कि बिजनेस चेंज कर दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए। गलत दिशाओं के अंदर एक्सपेंशन जो होता है वो क्लोजर हो जाता है बिजनेस का। और कोई आपकी बात हो जो कि आपको मुझसे पूछनी हो, तो आप जो है पिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप यदि मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा, उससे भी मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा कंटेंट ठीक है, मैं सही, लोग यही चाहते हैं। वरना मैं फिर सोचता रहता हूँ कि कंटेंट कौन सा लोगों को पसंद है वही दूँ। तो आप बीच में लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मेरा उत्साह और प्रोत्साहन होता है। और कोई विशेष प्रश्न हो, कोई विशेष एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन हो, तो वो आप फेसबुक के ऊपर पूछ सकते हैं। मैं उसको आंसर करने में भरसक प्रयत्नरत रहूँगा। इसी सारी उसके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।